लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे हमने इसका आइडिया हमने दे दिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर इक्वेशन क्या है आपकी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। सॉल्यूशन हमने एक मेथड बता दिया था, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमने बताया था कि किस तरह से x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अब एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कौन सा? ग्राफिकल मेथड। इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया था ग्राफिकल मेथड का। एलिमिनेशन मेथड तो जनरली हम सभी के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पर सिंपल आपको यही कह रखा होगा कि सॉल्व द वैल्यू गिवन इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। जो आपकी इक्वेशन गिवन है उसको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करो, तो आपको एलिमिनेशन लगाना है। ग्राफिकल मेथड तभी लगाना है जब आपको वहाँ गिवन हो। एक बात देखो, अगर हम ग्राफ एक 9th में शायद थोड़ा सा आइडिया आपने लिया हो ग्राफ का। मान लो कोई ये वाली इक्वेशन दे रखी है और एक ये दे रखी है, और एक ही ग्राफ के अंदर उन इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें। मान लो एक इक्वेशन ऐसे आ गई, दूसरी इक्वेशन ऐसे आ गई, समझ रहे हो? तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है लाइन वो सॉल्यूशन माने जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हमने निकाले से सॉल्यूशन, वो यही वाले पॉइंट होंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी x इज इक्वल वाई। लेकिन 3 केस हो सकते हैं। हो सकता है वो बिल्कुल पैरेलल चली जाए, कहीं भी इंटरसेक्ट ही ना करे दोनों लाइन, बिल्कुल एकदम पैरेलल चली जाए। तो पहला केस इंटरसेक्टिंग का हो सकता है, दूसरा केस पैरेलल का हो सकता है जो कहीं भी नहीं मिलेगी। तीसरा केस हो सकता है कि भाई लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, बिल्कुल ओवरलैप हो जाए लाइन। क्या हो जाए? ओवरलैप। तो ईच एंड एवरी पॉइंट सेट टू बी द सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पर कट कर रही है दोनों, तो हर पॉइंट क्या माना जाएगा? उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। ये तो हमें ग्राफ से पता चलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई हम ग्राफ खींचना नहीं चाहते, सिंपल कुछ रिलेशन देख के हम ये देखना चाहते हैं कि किस केस में लाइन पैरेलल होगी, किस केस में इंटरसेक्ट करेगी और किस केस में लाइन ओवरलैप करेगी। तो 3 कंडीशन होती हैं, ये 3 आपके रिलेशंस होते हैं जो आपको याद करना है ग्राफ करने से पहले। वो 3 कौन से? और तीनों चीज़ों को हम क्या क्या मतलब लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने तीनों का अलग अलग करके बताता हूँ। पहला केस है आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कहीं ना कहीं पर लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट वाली लाइन को कितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन को एक और नाम देते हैं कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइंस। इस तरह से 4 नाम आपको याद रखने हैं ये। ठीक है, कौन कौन से? यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब किस केस में ये आपको आ सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारा चीज़ें अप्लाइड हो सकती हैं? ये तब होगा कि इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और नाइदर इक्वल c1 अपॉन c2। इनके जो कोफिशिएंट की रेशो है ना, x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो, या जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोफिशिएंट की रेशो कोई भी इक्वल नहीं होगी, तो 100% वो लाइन किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। यानी उसके कहीं ना कहीं कॉमन सॉल्यूशन आएंगे। जैसे मान लेता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल 5 लिख देता हूँ और 2x प्लस y इज इक्वल 7 लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताओ a1 अपॉन a2 क्या है इसमें?
आपको सिर्फ ये कोफिशिएंट लेने, एक्स एक्स नहीं लेना ना वाई वाई लेना आपको। a1 कितना है यहाँ पर और a2, तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 2/1, और c1 अपॉन c2 क्या आ गया c1 अपॉन c2 5/7। अब आप बताओ क्या तीनों इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। 1/2 नॉट इक्वल 2/1 नॉट इक्वल 5/7। यानी जब हम इन दोनों लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, दे आर कंसिस्टेंट लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दे हैव अ वन सॉल्यूशन। आप कुछ भी इस लाइन को दोनों को कह सकते हो। गॉट इट? हाँ भाई यही हो ना, पक्का? कीप योर माइंड हियर। तो अब ये पहला समझ में आ गया आपका। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट था आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है भाई? कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो तब बनते हैं जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब कहीं लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। क्या होगा उस केस में? पैरेलल लाइन, क्योंकि कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसलिए कहते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। तीसरा, हाँ 3 ही पॉइंट याद रखो, ठीक है। इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे की, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंट लाइंस भी कह देते हैं हम, ठीक है। कंसिस्टेंट दोनों में लिखा हुआ है, हैं? इनकंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। इस केस में क्या होगा, कब कह सकते हैं हम ये सारा चारों चीज़ें होंगी, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल है c1/c2, ठीक है। जैसे 2x + y = 7 है और 4x + 2y = 12 है। बताओ a1/a2 क्या होगा इसका? 2/4 मतलब b1/b2 और c1/c2। क्या दोनों ये कंडीशन पूरी हो रही है? तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 100% कौन सी आएंगी? दोनों लाइन पैरेलल आएंगी, किसी भी केस में कटेगी नहीं आपकी। समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर नहीं आ सकता? नहीं आएगा, करके देख लो, दोनों कट जाएंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो 4x 2y माइनस करो, कट गए ना x और y दोनों, ठीक है। तो इस वजह से इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला एक और देखो, तीसरी केस, थर्ड केस में क्या होता है कि दोनों लाइन सेम होती हैं। मतलब कि इस केस में ये जो लाइन बोली जाएगी इसे कहेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट पर कट करती है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट सेड टू बी द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो क्या कह देंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। या दूसरा पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर होती है ना, तो क्या कह देते हैं हम इसको? कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैपिंग लाइन।
है एक लीनियर इक्वेशन के, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दो हैं, एक नहीं है, ये दो हैं, दो लीनियर इक्वेशन है। इनका इलाज करेंगे आराम से, हाँ इनका इलाज करेंगे भी। सी पार्ट, इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं, डिपेंडेंट लाइन। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट से हम इसको, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी पूछा जा सकता है, डिपेंडेंट के लिए पूछा जा सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है। अब कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, तीनों इक्वल हो। कैसे, मैं यहाँ पर लिख दूँ x माइनस वाई 2y इज इक्वल 1/3/2, ऐसे मान। ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं 4x माइनस 8y इज इक्वल 6, 4x माइनस 8y इज इक्वल 6। अब बताओ A1/A2 क्या आएगा इसका, A1/A2 आएगा आपका 1/4, B1/B2 क्या आएगा 2/8, मतलब अब C1/C2 क्या आएगा, 18/2, कितना 3/12 हो गया ना भाई। ऐसे देखो 3 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो काट दो तो क्या आ गया 1/, तो ये क्या आ जाएगा 3/12 यानी 1/। अब बताओ क्या तीनों इक्वल है। अब जब इनका ग्राफ बनाओगे ना आप, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, तो 100% एक दूसरे के ईच एंड एवरी पॉइंट लाइज करेगा, एक ही लाइन बनेगी, दोनों ग्राफ के एक ही लाइन बनेगी, हाँ स्ट्रेट लाइन। वो तो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। तो मान के चलो कि इससे हमें ये पता चलता है ग्राफ से, बिना ग्राफ खींचे, कि कौन सी लाइन यूनिक सॉल्यूशन में है, कौन सा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में है, और कौन सी क्या है नो सॉल्यूशन। अगर B1/B2 C1/C2 को इक्वल है और A1/A2 को इक्वल नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंडीशन अलग होती है, 12th में जाके पढ़ोगे ये पता है क्या कह रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं और लेकिन ये इसके इक्वल है, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, बट A1/A2 इज इक्वल C1/C2 है। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, बता दूं मैं आपको। ठीक है ना। लेकिन ऐसी कंडीशन आप यहाँ पर नहीं आएगी आपके लिए। ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर यूनिक सॉल्यूशन के लिए ना ये दो ले लेते हैं, पहले दो ले लो, ख़त्म करो। अब अगर आप देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी है आपके पास, एनसीईआरटी है, उसका 3.1 निकालो। और 3.1 के अंदर जो आपका नीचे क्वेश्चन दे रखा है दूसरे वाला, हाँ दूसरे वाला, सेकंड बोलते हैं ना ये हिंदी में उसे, तो दूसरे वाला क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कंपेयर करके बताना है कौन से यूनिक सॉल्यूशन है, कौन से क्या सॉल्यूशन है।
दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें सिंपल यही कंपेयर करके बताना है कि कौन से यूनिक सॉल्यूशन होंगे और कौन से नो सॉल्यूशन होंगे और किसके क्या होंगे। हाँ भी नोट ही करने के लिए लिखा है मैंने ये। A1/A2 क्या आएगा 3/2 इंटू 9 कितना आ गया ये 1/6 आ गया। B1/B2 इज इक्वल आ गया 5/3 इंटू -10 कितना आ गया -1/6 आ गया। और C1/C2 7/14 आ गया। अब आप माइनस को भी ध्यान में रखना है तुम्हें। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 ये 1/2 हो जाएगा और नाइदर इक्वल C1/C2। तो इसका मतलब इनका कौन सा सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी लाइन कंसिस्टेंट होंगी, यानी दे विल इंटरसेक्ट एट एनी वन पॉइंट। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो मान लो आपको लिखा है 3/2x प्लस 4/3y इज इक्वल 1/2। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी, मान लो क्या नाम है। दूसरा लिखा हुआ है 9x 8y इज इक्वल 3। ठीक है, 4x हैं? हाँ 4/3y नीचे वाले में 4x है 9x 3/2 ये 9x है। बताओ कौन से सॉल्यूशन होंगे। सॉरी थर्ड अब क्या हुआ भाई? अरे मैंने गलती से थर्ड इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन मुंह से लगा गया सेकंड थर्ड तीन में आपस में इक्वल है सब में 1/6 है। यस सर। कौन सा होगा इसका थर्ड सॉल्यूशन। नहीं सर, लाइंस विल ओवरलैप। अब आ गया समझ में हैं? अब थोड़ा और आगे चले हम। देखो अगर यहाँ पर तुम्हें दे रखा हो 2x प्लस ky इज इक्वल 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल 7। ठीक है, और ये कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो कैसे करोगे, यहाँ लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल B1/B2। पहले दो ही ले लो। ध्यान रहे एक और बात समझो, अगर k की वैल्यू सिर्फ ये 2 तक सीमित है, मतलब थर्ड वाले में k की वैल्यू नहीं लिख रही, तो आप दो वाले पहले दो रिलेशन से ही आप निकाल सकते हो जो भी वैल्यू निकालनी हो, चाहे k निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, A1 क्या है 2/, नॉट इक्वल k/, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो तो 3k नॉट इक्वल 4 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल 4/। आपको साइन एज इट लेके चलना है, यही आंसर होगा और इससे ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं तक लिखना है आपको, कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में ही निकालना है। मैंने कहा ना ज़्यादा स्मार्ट मन बनना, जिसके बाद कि ये सोचने लग जाओगे कि k इक्वल नॉट इक्वल 4/3 है, नीचे भी लिख दोगे अदर देन 4/3 के साथ बाकी सारे सॉल्यूशन होंगे। ऐसा मत करना, इतना ही तक लिखना है इसे, हैं नंबर 0 मिलेंगे, ऐसा इसलिए लिख के आए। तभी मैंने तुम्हारे लिए ही बोला इंटरप्रिटेशन कि ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मत करना इसे। ज़्यादा दिमाग लगाते हो ना कई बार क्वेश्चन में, तो रिवर्स हो जाता है। वो एक बात फाइनल में नहीं हुई ना, तभी नंबर जैसे ला देंगे।
चलो कोई नहीं, खैर समझ में आ गया ये बस। अब एक और बात देखो, क्या बोलेगी? अब हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं अपनी बुकलेट के अंदर, जहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए भी है के की वैल्यू निकालना, जहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी है के की वैल्यू निकालना, और जहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए भी है के की वैल्यू निकालना। ठीक है ना, ए और बी निकालने के लिए भी है। अब एक बार बुकलेट निकालो और उसके अंदर से हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। अरे यार एक बार हो गया मैंने देखो पेज नंबर निकालो 27। और एक पेज नंबर निकालो 27। नहीं लेके आए तो मिली नहीं है तो 27 निकालो पेज नंबर। इसके बाद फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 27 एक क्वेश्चन इसमें से मैं निकालूंगा सेकंड पार्ट। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन लीनियर इक्वेशन एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार बोलो नंबर। बोलना अंश। सेकंड वाला हाँ, सेकंड पार्ट 2k plus 1 2k + 1 x plus 9y x + 9y equals 7k plus 1। 7k + 1। अगला नेक्स्ट इक्वेशन बोलो ना, दो इक्वेशन है ना। अरे इसके साथ दो इक्वेशन है अभी, ये वाला है, ये सेकंड पार्ट बोलना था। कौन सा बोला है तुमने? तो इसकी पहली इक्वेशन बोलो फिर। ये क्या है? ये अल्फा लिख दिया, के है ये, वैसे ही k + 3 क्या है? ये x k + 3 x kx plus 3 था। kx + 3 है, kx + 3y और इक्वल में 2k plus 1 2k +। हाँ भाई देखो, सर ऊपर वाली सर, कौन सा क्वेश्चन है? से बाहर है। सर ये नहीं होना चाहिए सेकंड वाला तो। सर ये कैसा है? अरे सेकंड वाला तो ये होना चाहिए। नहीं पहले वाला बोला है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट बोला है इन्होंने, फर्स्ट सर ये सेकंड ये बहुत ही फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट के सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अरे वो सर ये दो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा ये मिस्टेक है दे रखी है। साइंस की पूरी बुक का इंडेक्स गलत है। सेकंड क्वेश्चन का वही इंडेक्स इसलिए गलत हो गया कि जब पीडीएफ डाली थी ना, वो पीडीएफ डाली थी तो पीडीएफ के अंदर पेज पता नहीं इंक्रीज हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। उसमें वो वाली भी नहीं है, वर्ड के अंदर इंक्रीज नहीं है ये। तभी आपने देखा होगा ना, कुछ क्वेश्चंस था ना वो बीच बीच में आ गए, कुछ चैप्टर बीच में भी पहुंच गए, वो पता नहीं कैसे स्किप हो गई, मेरी समझ में नहीं आई। जबकि मैंने पीडीएफ पूरा देख के डाली थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रिंटर ख़राब नहीं है वो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ना ऑनलाइन पीडीएफ बनाई थी, ऑनलाइन पीडीएफ बनाई तो मैंने 2-4 पेज तो देख लिए, ठीक ठाक आ रहे हैं। आगे देखा, आगे पूरी देख नहीं पाया मैं पूरी की पूरी। तो पहले तो सही है, कुछ चैप्टर स्किप हो गए तो उस चक्कर में वैसे आ गई वो। अब वो आ गई तो फिर मैं दे दी वो प्रिंट करने के लिए। चलो कोई नहीं, खैर ये है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये सेकंड वाली इक्वेशन लिख दी है पहले, तो ऊपर 2 है, ये ऐसे है। चलो कोई नहीं, कुछ भी इक्वेशन सही मान लो यही वाली इक्वेशन है। अब ध्यान दो, हमें इसका निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की? एक में रुक जाओ, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। सक्षम a1 क्या है?
रुक दो, बोलने दो ना। सर इसमें दो आंसर आते हैं। 2 के पूरा बोलो। हाँ, x को स्किप करना है, बाकी x और y को बाकी सब आएगा। अपॉन के इज इक्वल इज इक्वल 7k + 1 डिवाइड बाई 2k + 1। ठीक है, पहले दोनों लिख लो। 2k + 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन के इज इक्वल 9/3, या 3 से काट दो 3 आ गया। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, 3/1 हो गया ना ये, तो 3k इज इक्वल 2k + k को उधर ले जाओ तो 3k - 2k इज इक्वल 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। क्योंकि k लास्ट वाले में भी है इंक्लूड, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे क्या k की वैल्यू 3 आती है नहीं आती। वैसे आनी चाहिए, नहीं तो कहीं क्वेश्चन में गलती हो सकती है इसमें। तो जैसे ये तो हमने 3/1 लिख लिया इज इक्वल 7k + 1/2k + 1। क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k क्या आएगा +3। कैसे सर? अच्छा, 7k + 1 इज इक्वल 6k। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो k की वैल्यू क्या आ गई, यानी दोनों वैल्यू मैच कर गए। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारी, मैच हो गई। ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होगी आपकी, k इज इक्वल 2। समझ रहे हो? इस तरीके से हमें निकालना है, ध्यान रखना है। एक और लिखो, यहाँ बार है, सॉरी इधर बार है, इधर 3 है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन ही नहीं लिख रहा। रुक जाओ। पहली इक्वेशन है 12x + ky इज इक्वल k - 3। दूसरी इक्वेशन है ky + 3y, kx + 3y इज इक्वल है k। ये वाली इक्वेशन है आपकी। क्या प्रूव कर रहे हैं? इसमें वही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल के की जगह पर ऐसे वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर कुछ अलग हो, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। हाँ, k की तो कोई वैल्यू नहीं है। सर अगर आपने kx + 3y को 3 लिखा तो k - k 4 में 3 नहीं आएगा। ये नहीं है ये वाली इक्वेशन। एक बार और मैं मैच कर देता हूँ, शायद कहीं कुछ लिखा हो इसके बारे में। तो सर के की वैल्यू 6 आ रही है, सही है। मेरी अलग ही आती है। पुरानी वाली बुक किसके पास थी? ये तो नहीं है, ये ओल्ड एडिशन है। नहीं, इसमें अलग है। नहीं 3.9 तो अलग है, इसकी 3.2 में जो इस वाले को
के एक्स प्लस 3 माइनस ये माइनस 3 12x। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमें। अबे तो इधर से निकाल दे ना, तो इधर से निकाल तो रहा से तो लगा देंगे, फ्लैटी में नहीं है ना बेवकूफ। दे यार, तो निकल गया ये थर्ड पार्ट के अंदर आपका आ नहीं रहा होगा मुझे लग रहा है। यस सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये मान के देखो ऊपर ऐसे नंबर से ज्यादा ही है। ये मैं तो मतलब ये ना चार तो नहीं आएगा भाई। अब करके देखो एक बार। अभी तो ज्यादा ही है ना, तुम बोल रहे हो। इतनी मत काटो ना क्वेश्चन। ये कलर है भाई, एक ध्यान से। हाँ आपके 6 आ गए। निकल गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। कैसा है ना, मेरे केस कलर हो गया था। देखो एक और बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला कंपलसरी है इसमें डालना। तो A1 यानी पहले लिखोगे यहाँ पर फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन, क्योंकि अगर बाई चांस आगे की वैल्यू गलत निकल भी आई तो इसके नंबर मिल जाएंगे आपको। इतनी कंडीशन के 3 नंबर का आया तो 1 नंबर 100% मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अब आपको लिखना है 12 अपॉन के इज इक्वल के अपॉन 3 इज इक्वल के अपॉन के माइनस 3। तो पहले हम लिखेंगे 12 अपॉन के इज इक्वल के अपॉन 3, के स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया 36। तो जो के की वैल्यू आएगी ना वो प्लस माइनस 6 आएगी, मतलब एक प्लस 6 होगी और एक। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, इसीलिए मैंने डिफरेंस दिया था क्वेश्चन ये कि अगर पहले केस में 2 वैल्यू आ जाती हैं तो हमें क्या पता कौन सी वैल्यू मैच करेगी हमारी तीनों के लिए। तो उस केस में क्या है, हमें ये वाला भी देखना पड़ेगा क्या कि इन दोनों के अंदर इन दोनों में से कोई वैल्यू मैच करती है या फिर दोनों मैच करती हैं। इसीलिए हमें थर्ड पार्ट को भी करना पड़ेगा इसमें। यहाँ लिखोगे अगेन और के अपॉन में 3 इज इक्वल के अपॉन में के माइनस 3। क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल 3k। तो क्या करो 3k को भी इधर ले जाओ, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k इज इक्वल 0। तो के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल 0, के कॉमन ले लो तो k माइनस 6 इज इक्वल 0। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक k की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि k इज इक्वल 0 लिखोगे 0 आ गई, k माइनस 6 इज इक्वल 0 लिखोगे तो k इज इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। अब इन दोनों में से देखो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, आप प्लस 6 मैच कर रही है तो हम लिख देंगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइनल आंसर मैनी सॉल्यूशन k इज इक्वल 6। और इसी केस में मैं और इसको चेंज कर देता हूँ, मान लो इसी केस में अगर आ जाए नो सॉल्यूशन के लिए क्या वैल्यू होगी, इसमें नो सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होगी। अब जब नो सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर तो सेम वैल्यू आएंगी भाई, प्लस 6 माइनस 6 आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नॉट इक्वल में आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी अब आपकी k की वैल्यू 6 नहीं है तो इसलिए k इज इक्वल क्या होगा आपका -6 होगा। समझ रहे हो। तो ये इंटरप्रेट जरूर थोड़ा सा मतलब रखना है आपको
कि अगर यहाँ पर k इज इक्वल 6 आ रहा था, यहाँ k इज इक्वल नॉट 6 आ गया, इसका मतलब 6 को हम हटा देंगे तो दूसरी जो वैल्यू थी इधर वाली वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, k इज इक्वल नॉट माइनस सॉरी k इज इक्वल -6। ठीक है ना। वैसे बहुत कम आता है, ध्यान रखना, क्योंकि नई वाली बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन है नहीं पुरानी वाली बुक में है ये ओल्ड सिलेबस वाले में, लेकिन फिर भी आ जाता है एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है कि के आता हर बार आता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो जैसे के की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालो या मान लो क्या नाम है, वैसा सिंपल आता है, मुश्किल सा नहीं आता, लेकिन इंटरनल में तो आ सकता है, ध्यान रखना ये आ सकता है। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकती है। वो कैसे निकालोगे, एक था इसका ही मतलब इसमें से देखो क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ के अंदर हम पार्ट लेते हैं सेकंड, ठीक है। और पुरानी वाली एनसीईआरटी में दे रखा है, ये तो मैंने बुकलेट का बोला ये, लेकिन ये इसमें भी है ये क्वेश्चन है, नई वाली में नहीं है, पुरानी में है। पुरानी वाली में पुरानी है, तुम्हारे पास नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ये पेज नंबर है कितना है, ये पेज नंबर 62 पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 62 है, उसका सेकंड क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन हमने यहाँ डाल रखा है सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट है। इनफाइनाइट ऊपर लिखा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक ये वाला भाई क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आ जाता है। लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल क्या है 7, नीचे -3y है, इज इक्वल क्या है, और दूसरी इक्वेशन क्या है a + b ब्रैकेट में x a + b a + b -3 और ये y लिखा हुआ है इज इक्वल 4a + b। तो थोड़ा सा अलग है उस पुरानी वाली बुक से, थोड़ा अलग है। नहीं इन्होंने बुकलेट में, मैं कह रहा हूँ बुकलेट का यही वाला है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है। कोई नहीं, यही देखो क्या होगा, लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे हम इसे, वही सेम तरीका है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होगी, तीनों क्या होंगे इसमें, टू अपॉन a - b इज इक्वल -3 अपॉन -a + b -3। साइन का जरूर ध्यान रखना है, जरूर लिखना है जो साइन एज इट इज लिखा हुआ है, 7 अपॉन 4a + b ना, हम माइनस को काट देंगे ना, ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। तो पहले दो लोगे आप, 2 अपॉन a - b इज इक्वल, ये माइनस कट गया, 3 अपॉन a + b -3। क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका क्रॉस का मल्टीप्लाई करने पर, 3a - 3b इज इक्वल 2a + 2b -6। ध्यान रखना क्रॉस का करोगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो 3a - 3b हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे में तो 2a + 2b -6। ध्यान रखना सब में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 2 में कर दो पहले, ठीक है। तो अब a और b को दल ले आओ, ये जो इधर a और b लिखा है ना उसको दल ले आओ, 3a - 3b
-2a -2b इज इक्वल माइनस का सर a प्लस बी एक्स है वहाँ पर बुकलेट में भी a प्लस बी एक्स है वहाँ पे कहाँ जो सेकंड वाला इस क्वेश्चन में उसमें a- क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन में यस सर a प्लस बी एक्स है फर्स्ट ब्रैकेट सर ये वाला हाँ a माइनस बी a प्लस बी है a प्लस बी है बुकलेट में कोई बात नहीं, हम प्लस कर देते हैं। यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, तो 3 में से 2 गया, क्या बच गया a, और 3 में से 2b गया तो क्या बच गया बी इज इक्वल क्या आ गया माइनस का 6। ये बनेगी पहली इक्वेशन। अगेन दूसरा लिख लो, 3/a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल 7/4a प्लस, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12a प्लस इज इक्वल 7a प्लस माइनस में, अब a और b को उधर ले आओ, 12a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल माइनस का 21। 12 में से 7 गया 5a, और माइनस 7 में से 3 गया माइनस 4 इज इक्वल माइनस का 21। ये बनेगी सेकंड। अब ये इस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके दिखाओ एलिमिनेशन मेथड से, क्या आता है एक बार। भाई दोनों को लिखोगे, दोनों को इक्वेट करने के लिए 5 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो ना। भाई ऐसे लिख लो a माइनस बी इज इक्वल माइनस 6, दूसरा आएगा 5a माइनस 4 बी माइनस 4b इज इक्वल माइनस का, 21 तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने से 3, क्यों हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, a और b को, इसको 5 से, 9 यस सर b माइनस बी सर माइनस बी तो b इज इक्वल कितना आ गया, माइनस हाँ तो ठीक है, फिर b की वैल्यू डालो। सब